हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में, जो कि आपका सीए इंटरमीडिएट का पेपर नंबर पेपर नंबर 3 में आपका जो टैक्सेशन का पेपर आता है, उसमें इनकम टैक्स, जो कि आपकी क्लास कंटिन्यू चलती है, इनकम टैक्स की 50 मार्क्स का आता है। और आपका जीएसटी जो होता है वो 50 मार्क्स का आता है। वे तो ये इनकम टैक्स की क्लास ऑलरेडी कंटिन्यू चलती है डेली बेसिस पे। आपको ये ऑफलाइन मोड पे भी मिल जाएगा और ऑनलाइन मोड पे। तो अगर किसी को भी ज्वाइन करना है प्रॉपर रूटीन में क्लास को ऑफलाइन में, तो वो संपर्क कर सकता है भी। और अगर जीएसटी वगैरह फाइलिंग करना, रिटर्न फाइलिंग करना, ये सारा सब कुछ तो हम भाई ऑफलाइन आपको सिखा देंगे। आप अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो आ सकते हो, आप कांटेक्ट करिए। आप ऑफलाइन आके अपनी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी में भाई पहले आप ये समझो, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। भाई गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या होता है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब गुड्स एंड सर्विसेज मतलब कहने का क्या है, जब आप कोई गुड्स वगैरह को सेल करते हो तो इसमें जो भी जीएसटी लगता है वो आपका एक प्रकार से इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है। और सर्विस प्रोवाइड करते हो तो उसमें भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है। ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है भाई, डायरेक्ट टैक्स होता है आपका इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है आपका, डायरेक्ट टैक्स होता है। इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है। और आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। अब इनडायरेक्ट टैक्स समझो क्या होता है, सिंपल भाई। सपोज मान लो कि ये एक पर्सन है जो कि गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करता है। अब ये मैन्युफैक्चरर है, ये गुड्स को कंज्यूम नहीं करेगा। ये भाई क्या करेगा, फर्दर इसे सेल करेगा। किसको सेल करेगा, चाहे रिटेलर को करेगा, चाहे होलसेलर को करेगा, चाहे डायरेक्ट कस्टमर को कर सकता है। तो हम ले लेते हैं बीच में, मान लो कि एक आपका होलसेलर है। होलसेलर है, अब क्या किया गया, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को सपोज 1 लाख रुपए का गुड सेल कर दिया। 1 लाख का सेल कर दिया। तो ये क्या करेगा भाई, इसमें अपना जीएसटी ऐड कर देगा। जीएसटी ऐड करेगा, जो भी रेट से, मान लो 12% रेट से अगर जीएसटी ये लगाता है, तो एक भाई इसका 12% करोगे तो 1,12,000 होलसेलर इसको मैन्युफैक्चरर को पे करेगा। सिंपल बात है भाई, जिसमें से 12,000 ये जीएसटी आ जाएगा। आप जानते हो, एक सीजीएसटी होता है, एक एसजीएसटी होता है, हम आगे बात करेंगे। एक एसजीएसटी होता है। तो कहने का मतलब है हमारी गवर्नमेंट बाइनरी है। तो जब से जीएसटी आई है, तो अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो उसमें दोनों गवर्नमेंट को वही जीएसटी जाती है। तो अब ये गवर्नमेंट है, मान लो गवर्नमेंट है, क्या होगा कि भाई ये जो मैन्युफैक्चरर है जीएसटी रिसीव करेगा, 12,000 रुपए किसको पे कर देगा, भाई सिंपल गवर्नमेंट को पे कर देगा। मतलब क्या है, गुड्स किसको बेचा गया है, होलसेलर को। और होलसेलर डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं दिया, वो इसे क्या किया है, आगे शिफ्ट कर दिया है। शिफ्ट करने के बाद अब वो जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या कर दिया है, आगे गवर्नमेंट को शिफ्ट कर दिया है। तो इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो करके गवर्नमेंट तक पहुंचता है। अब मान लो सपोज ये गुड्स को कंज्यूम नहीं करता है, ये होलसेलर का काम है आगे कस्टमर को बेचना या रिटेलर को बेचना। सपोज चलो ये कस्टमर को बेच देता है, तो ये कितने का बेचेगा भाई, सपोज ये बेच देता है प्रॉफिट ऐड करके 1.5 लाख रुपए का। और इस 1.5 लाख रुपए में आप ऐड कर दो सिंपल फिर से 12% जीएसटी ऐड कर दो। तो आप उस 1.5 लाख का 12% जीएसटी निकालोगे तो कितना आएगा भाई, 1,50,000 का
12% निकालोगे 18,000 आएगा, 18,000 आएगा। तो अब कस्टमर क्या करेगा, भाई ये जो 1.5 लाख है कॉस्ट अमाउंट वो भी पे करेगा, उसके साथ साथ वो पे करेगा जीएसटी का अमाउंट, प्लस जीएसटी 18,000 देगा ये कस्टमर। अब देखो होलसेलर क्या किया, भाई होलसेलर का जो भी ये 1.5 लाख है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें किसी का कुछ नहीं है, वो उसका खुद का प्रॉफिट है। ओके। अब ये जो 18,000 आया है ये कस्टमर से आया है, क्योंकि कस्टमर अल्टीमेट क्या किया है, गुड्स को कंज्यूम किया है। तो कस्टमर पे जितना जीएसटी लगेगा उतना टोटल जीएसटी गवर्नमेंट के पास पहुंचना चाहिए। अभी गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पहुंचा है, 12,000 पहुंचा हुआ है, सिंपल। और कस्टमर कितना पे किया है, 18,000 पे किया है। तो गवर्नमेंट को कितना पे करना चाहिए, 18,000 माइनस 12,000 आपका आ जाएगा 6,000। तो 6,000 गवर्नमेंट के पास और जीएसटी आएगी। वो कैसे आएगी समझो, भाई ये 18,000 कस्टमर से मिला है, ये इसकी आउटपुट हो जाएगी। और जो ये ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर को दे रखा अपने पॉकेट से जीएसटी, वो इनपुट जीएसटी हो जाएगी। तो आउटपुट में से इनपुट जीएसटी को माइनस कर दोगे तो ये एक प्रकार से होलसेलर का आईटीसी बन जाएगा। आईटीसी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये आईटीसी का फुल फॉर्म होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अब ये क्या होगा, इसकी एसेट बन जाएगी। भाई किसी के बदले किसी के बिहाफ पे हम अगर पे कर देंगे तो वो हमारा एसेट ही तो होगा। कस्टमर के बिहाफ पे हमने पे कर रखा है, तो हमें तो जब कस्टमर को बेचेंगे तो कस्टमर से रिसीव कर लेंगे, तो हम इसे एसेट मानते हैं। तो ये क्या है, आईटीसी एक प्रकार का एसेट है होलसेलर के लिए। होलसेलर क्या करेगा, 12,000 इससे माइनस कर देगा, 6,000 क्या बचेगा, तो ये गवर्नमेंट को होलसेलर पे कर देगा 6,000। देखो इधर से आ गया 12,000 और इधर से आ गया 6,000, टोटल मिला दोगे तो 18,000 हो जाएगा गवर्नमेंट के पॉकेट में, जो कि कस्टमर दिया था 18,000। ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड। हाँ, तो ये थी आपका क्या, जीएसटी आने के बेनिफिट। जीएसटी आने का बेनिफिट बस इतने से है कि भाई आप कि जो हमारा ये इनपुट जीएसटी था, अब चाहे वो भाई किसी भी प्रोडक्ट का हो आप यूटिलाइज कर सकते हो। मतलब कहने का क्या है, भाई सेल्स टैक्स होता है और एक और अलग अलग वैट वगैरह सब कुछ पहले लगते थे, एक्साइज वगैरह, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे। तो इनके आपस में इनपुट जीएसटी को सेटअप नहीं किए जा सकते थे, क्यों, क्योंकि कोई क्या होता था, ट्रांजेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेट करता था, कोई जो है स्टेट गवर्नमेंट से। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में आईटीसी एक दूसरे का नहीं यूटिलाइज कर सकते थे। तो भाई आईटीसी पड़ा का पड़ा रह जाता था, दिक्कत आती थी लोगों को ये सारा सब कुछ अपने टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज करने के लिए। तो बाद में जब जीएसटी आया तो जीएसटी के अंदर कंसेप्ट लाया गया आईटीसी का। आईटीसी सिंपल भाई क्या होती है, आपकी आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट होती है, जो आप टैक्स पे करके आए होते हैं। जैसे सपोज मान लो कि हमें कोचिंग ओपन करते हैं, कोचिंग ओपन करते हैं। अब कोचिंग में आप ओपन करने के लिए भाई क्या बहुत सारे असेट्स वगैरह परचेज करोगे। असेट में मान लो कि भाई फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, ये सारा सब कुछ खरीदोगे। अब इसमें क्या लगेगा, जो भी असेट खरीदोगे इस पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा। भाई ये जीएसटी अगर आप जो पे करके आओगे वो आपकी इनपुट जीएसटी होगी, क्या होगी, इनपुट जीएसटी होगी। अब सपोज आपने सारा अपना कोचिंग का सेटअप तैयार कर दिया, कोचिंग चलने लग गई। अब क्या आएंगे, कस्टमर आएंगे, इट मीन्स स्टूडेंट आएंगे। स्टूडेंट आएंगे तो भाई जो भी लेक्चर वगैरह परचेज करेंगे या फिर कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो उनको जीएसटी पे करना पड़ता है। ओके, तो अब ये जो जीएसटी वाला पोर्शन है ये क्या होगा, भाई ये आउटपुट जीएसटी हो जाएगी, आउटपुट जीएसटी। अब ये सर्विस का है और इधर आपने असेट वगैरह खरीदा था, तो इससे रिलेट नहीं करता कि सर्विस का सर्विस वाले से, असेट का असेट वाले, गुड्स का गुड्स वाले से, नहीं। आपका केवल सिंपल है सीजीएसटी की इनपुट भाई सीजीएसटी के आउटपुट से क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। कैसे, देखो समझो, मान लो आपने टोटल असेट खरीदा था
जिसमें आपने जीएसटी पे करके आया 10 लाख रुपया। 5 लाख रुपया किसका है? सीजीएसटी का है। और 5 लाख रुपया किसका है? आईजीएसटी का है। तो ये इनपुट है सीजीएसटी के, ये इनपुट है आईजीएसटी के। तो अब मान लो आपको कस्टमर मिले हैं जिसमें आपको टैक्स टोटल बन रहा है 18 लाख रुपए, जिसमें से 9 लाख रुपए आपका सीजीएसटी है और 9 लाख रुपए आपका क्या है? एसजीएसटी है। तो अब क्या करोगे? सीजीएसटी का आईटीसी जो 5 लाख रुपया है इससे माइनस कर दोगे, और जो इसका एसजीएसटी का 5 रुपया 5 लाख, इससे जो 4 लाख बचेगा ये आपको कैश पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो बस आईटीसी का यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं ये सारी चीजें हम आगे बताएंगे, बट ये थोड़ा से यहाँ पे हमने समझा दिया कुछ। ठीक। तो अब देखो ये कह रहा है कि यदि आप जीएसटी के चैप्टर को पढ़ेंगे तो एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। आपको एक जीएसटी का कंसेप्ट पता चल जाएगा, और आपको जीएसटी की नीड क्यों हुई इंडिया में ये पता चल जाएगा, इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। फिर आगे क्या है? डिस्कस द फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी एंड इंट्रोड्यूस इन इंडिया। भाई फ्रेमवर्क क्या है जीएसटी का, इंडिया में इंट्रोड्यूस कब हुई है? कंप्रीहेंड द वेरियस बेनिफिट, अलग अलग प्रकार के बेनिफिट बताओ जीएसटी के। उसके बाद एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पर्टेनिंग टू लेवी द वेरियस टैक्सेशन, कितने प्रकार के अलग अलग वेरियस टैक्सेशन लगते हैं, लेवी होते हैं। नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पेइंग वे ऑफ जीएसटी। भाई आपको पता है कि भाई अमेंडमेंट आते रहते हैं, कंटिन्यू आते हैं, ये बात क्लियर है। ओके। अब क्या है कि अब ये अमेंडमेंट के बारे में क्या है वो सारा कुछ पढ़ेंगे। फिर कह रहा है कि आगे क्या है? डिस्कस द सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट। देखो जीएसटी आने में बहुत समय लग गया है भाई, स्टार्ट हुआ था 2000, सन 2000 से स्टार्ट हुआ था, फिर फेल होते गया, फेल होते गया। रीजन क्या था फेल होने का? सिंपल बात है भाई, क्या होता था? जीएसटी जो है पास नहीं हो पाती थी। कहने का मतलब है आपका मतलब कि पार्लियामेंट में आपके हाउस, दो हाउस होते हैं सिंपल, राज्यसभा ऐसे बोले तो और लोकसभा बोले। अगर राज्यसभा लोकसभा दोनों जगह पास हो जाता है तो आगे फर्दर प्रेसिडेंट की असेंबली बनती है। तो सबसे पहले अगर आप पास कराना चाहते हैं तो आपकी मेजोरिटी गवर्नमेंट होनी चाहिए। जब मेजोरिटी गवर्नमेंट रहेगी तभी वो आपका मतलब कि क्या होगा भाई, हर स्टेट से आपकी क्या रहेगी? गवर्नमेंट रहेगी, तभी तो आपका क्या रहेगा? अप्रूवल हो पाएगा। अदरवाइज मान लो कि आपकी गवर्नमेंट है और एक क्या है? अपोजिशन पार्टी है। अपोजिशन पार्टी रहेगी तो वो आपके बिल को क्या कर देगी? रिजेक्ट कर देगी। तो वेरी सिंपल है भाई, पहले जैसे ही हमारे पीएम श्री नरेंद्र प्रसाद भाई नरेंद्र प्रसाद ना नहीं 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 नहीं, दामोदर दास मोदी पूरा नाम है इनका, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो जब ये हमारे पीएम बन करके आए थे तो क्या हुआ था? ये सबसे पहले अपनी पूरी मतलब कि गवर्नमेंट, पूरे स्टेट में अपनी गवर्नमेंट बनाई। गवर्नमेंट बनाने के बाद इन्होंने क्या किया? भाई जीएसटी को पास कर दिया 2017 में। 2017 में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हो गया, होल ऑफ इंडिया। ठीक है ना? होल ऑफ इंडिया जीएसटी आपका अप्लीकेबल हो गया था 1 जुलाई 2017 में। तो ये सारे के सारे चैप्टर के ओवरव्यू है जो हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया। ओवरव्यू में कुछ नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप मेन मेन पॉइंट समझो कि ये क्या होता है। एनी वेलफेयर स्टेट, द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है गवर्नमेंट की? वह कि वो फुलफिल करे क्या? increasing development needs and country and its people by way of public expenditure। वे लोगों के लिए क्या करे? वे डेवलपमेंट कराए, जैसे कि मान लो रोड हो गया, अच्छे से रोड वगैरह पे वर्क करे, डैम वगैरह बनाए, प्रोजेक्ट तैयार करे। इन पे सारा का सारा एक्सपेंडिचर जो भी जो गवर्नमेंट से, सॉरी, जीएसटी से, इनकम टैक्स से कलेक्ट होकर के आता है, ये सारा का सारा सोशल वेलफेयर में यूज कर लिया जाता है। स्ट्राइविंग टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन ऑफ वेलफेयर स्टेट with limited resources, the primary source of revenue being the levy of taxes through the collection of tax is to
augment augment as much revenue as possible to the government to provide public service over the year has been used an instrument for of a physical policy to stimulate economic growth। भाई देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हुए भाई काम किया जा रहा है, समझो कि दस टैक्सेस आर कलेक्टेड टू फुलफिल सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। जो टैक्स कलेक्शन होता है, टैक्स का कलेक्शन होता है, वो फुलफिल किया जाता है सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज टैक्स? भाई टैक्स क्या होता है? टैक्स इज डिफाइंड एज अ पिक्यूनरी बर्डन। ये क्या है? एक प्रकार से पिक्यूनरी बर्डन है, मतलब कि आपका एक प्रकार से सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट बर्डन है लेड अपॉन individual or property owner to support the government a payment treated by the legislative authority। A tax is not voluntary payment of a donation। टैक्स एक प्रकार के वॉलेंट्री पेमेंट नहीं है, ना तो डोनेशन है। ये क्या किया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इम्पोर्ट किया जाता है पर्समेंट टू लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। जो भी अथॉरिटी है भाई उसके द्वारा क्या किया जाता है? ये इम्पोज किया जाता है। In simple word, tax is nothing but money that people pay to the government, which is provide for public service। तो ये आपका भाई समझो, ये पब्लिक वेलफेयर के लिए जो टैक्स कलेक्ट। डायरेक्ट टैक्स इज अ काइंड ऑफ चार्ज विच इज imposed directly tax on the taxpayer and paid directly to the government by the person juristic or natural on whom it is imposed। Direct tax cannot be shifted by the taxpayer to someone else। कह रहा है डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो शिफ्ट नहीं किया जाता किसी भी टैक्स पेयर के द्वारा, बट इनडायरेक्ट टैक्स को हम शिफ्ट कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स इम्पोज इन इंडिया एंड इनकम टैक्स इज इनकम टैक्स। इफ टैक्स पेयर इज जस्ट अ conduit and at every stage the tax incident is passed on till it finally reaches the customer who really bear the burden of it। such tax is indirect tax। भाई जो टैक्स को आप क्या नहीं कर सकते हो? शिफ्ट नहीं कर सकते हो समवन एल्स, उस टैक्स को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इट्स इंसिडेंस इज बॉर्न, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, इनडायरेक्ट टैक्स को आप किसी भी मतलब कि आगे फर्दर शिफ्ट कर सकते हो, बट डायरेक्ट टैक्स को शिफ्ट नहीं कर सकते। ओके, इट्स इंसिडेंस इज बॉर्न बाय द कस्टमर हु अल्टीमेटली कंज्यूम द product or the service, while the immediate liable to pay the tax may fall upon another person such as manufacturer, provider or service or seller of goods, also called consumption taxes। they are regressive in nature। जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो रिग्रेसिव इन नेचर होता है। इसका मतलब क्या होता है? समझो बात को। दे आर रिग्रेसिव इन नेचर। भाई आपका मान लो आपके पास पैसे कम है, तो पैसे कम है तो आप क्या करोगे भाई? आप कम लग्जरी चीज अफोर्ड कर पाओगे। सपोज कि आप क्या लो भाई, नॉर्मल चीजें परचेज करोगे। भाई लग्जरी चीज अगर आप बाई करते हैं तो आपके पास ज्यादा पैसा है, इसका मतलब, ठीक है ना? पैसे ज्यादा है इसीलिए आप लग्जरी चीज को अफोर्ड कर पा रहे हैं और परचेज करते हैं। अगर आपके पास पैसे कम है तो आप लग्जरी नहीं लेंगे। तो भाई प्रोग्रेसिव इन नेचर इसलिए बोला गया कि भाई पैसा जिसके पास कम होगा उसके ऊपर वो कम लग्जरी लेगा, क्योंकि लग्जरी वाली चीजों में ज्यादा रेट से टैक्स लगता है। मतलब अगेंस्ट नेसेसिटी, नेसेसिटी में बहुत कम टैक्स लगता है। तो सिंपल, जिसके पास पैसा कम है वो नेसेसिटी वाली चीजें खरीदेगा, उसको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। और जिसके पास पैसा ज्यादा है वो क्या करेगा भाई? महंगी महंगी चीजें, लग्जरी चीजें अफोर्ड करेगा। तो क्या होगा? इसमें टैक्स ज्यादा अप्लीकेबल होगा। तो यही है रिग्रेसिव इन नेचर। दे आर नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी टू पे। ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी टू पे ऑल द consumers including the economically change bear the burden of the indirect tax equally। बिल्कुल सही बात है कि इक्वल इनडायरेक्ट टैक्स लगते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स आर लिविड ऑन अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्रिविलेजेस आर राइट बट नॉट ऑन इनकम और प्रॉपर्टी। सिंपल, आप अगर जो चीज कंज्यूम करोगे, जिस तरह का गुड्स कंज्यूम करोगे, उस तरह से आप पे क्या होगा भाई? जीएसटी वगैरह अप्लाई होगा।
आपके पास क्या है, पैसे कम है, तो आप क्या करो, नॉर्मल चीजें कंज्यूम करो, तो आपका भाई जीएसटी का बर्डन भी कम आएगा। अर्लियर नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स पर लेविड इन इंडिया, नेमली एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। भाई ये इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बता रहा है, कौन कौन से अर्लियर में, जो अभी तो सारे के सारे क्या हो गए हैं, मर्ज हो गए हैं, आप अच्छे से जानते हो। अब पहले क्या था कि आपके मर्ज नहीं थे, तो सारे के सारे अलग अलग लगते थे। तो ये एक्साइज ड्यूटी जैसे आपका हो गया, एक्साइज ड्यूटी के बाद आपका कस्टम ड्यूटी हो गया, उसके बाद सर्विस टैक्स, सेंट्रल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट। ये सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं, याद रखना। वैट हो गया, एंट्री टैक्स हो गया, परचेज टैक्स हो गया, इंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, लॉटरी है, बेटिंग है, गैम्बलिंग टैक्स है, ये सारे के सारे एडवर्टीजमेंट टैक्स हैं, ये सारे के सारे आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। हाउएवर इनडायरेक्ट टैक्सेशन इन इंडिया विटनेस्ड आर पैरा डायग्नोस शिफ्ट ऑन। भाई ये क्या है, सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर दिया गया है, आपस में मर्ज करके 1 जुलाई 2017 को क्या कर दिया गया है, जीएसटी के नाम से लागू कर दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस वर अमलगमेटेड इनटू द सिंगल टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी हैज बीन अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप इन द field of indirect tax reform in India. Custom duty continue in post GST regime. कह रहा custom duty continues in post GST regime. Economics world over agree that direct indirect tax is complementary and भाई डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, आपस में कंप्लीमेंट है, एंड देयर फोर अ रैशनल टैक्स स्ट्रक्चर इनकॉर्पोरेट इन इटसेल्फ बोथ टाइप्स ऑफ टैक्सेस। क्या है, रैशनल टैक्स स्ट्रक्चर है, और ये इनकॉर्पोरेट होते हैं इटसेल्फ बोथ टाइप्स ऑफ टैक्सेस में। अकॉर्डिंग टू द रिन्यूड physician Albert Einstein, the hardest thing in the world is understand income tax। देखो इन्होंने बताया है, एक हमारे क्या है, फिजिशियन अल्बर्ट आइंस्टीन है, जिन्होंने ये बताया है कि हार्डेस्ट थिंग है। यदि आपको इनकम टैक्स समझ में आती है, या फिर कह सकते हैं इनकम टैक्स को समझना एक बहुत ही डिफिकल्ट है, हार्डेस्ट थिंग है। नेवरथलेस वी आर कमिटेड टू इंश्योर दैट योर जर्नी इन इंडिया इज अ हिस्टोरिक इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम इज एफर्टलेस, इंगेजिंग एंड इंजॉयलेबल। बिल्कुल सही बात है भाई, जीएसटी से बहुत सारे बेनिफिट हैं जो कि लोग इंजॉय करते हैं। कहने का मतलब ये कि अब जो फ्रॉड करके कमाते थे वो फ्रॉड रुक गया है, जो लीगली का अर्न करते थे इनकम, वो अभी भी अच्छे तरीके से और कम कंप्लायंस से भाई, कम टाइम वेस्ट होने तक आपका क्या हो जाता है, काम हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, इसके बेनिफिट भी बहुत है अगर आप लीगल तरीके से अगर चलाते हैं तो। अगर इलीगल चलाएंगे तो सिंपल बात है भाई, आपको जीएसटी आने से दुख तो होगा ही। तो इसीलिए लीगली काम करें, थोड़ा से कम पैसे अर्न करें, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो भी लॉ को अगर क्या करेगा, कंट्रावेंशन करेगा, तो उसको दिक्कत तो झेलनी पड़ेगी। जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया। अब भाई इंडिया में जीएसटी का किस तरह से धीरे धीरे आया, कब से आया, तो वो सारा प्रोसेस हम देखेंगे। आप जानते हो कि जीएसटी 2000 से आने की कोशिश कर रहा था, मतलब लोग क्या करते थे, जीएसटी को लाने की कोशिश 2000 से कर रहे थे, लेकिन फिर क्या हो रहा था, धीरे धीरे बिल को वे पास नहीं हो पा रहा था, तो वो क्या हो जाता था, कैंसिल हो जाता था। जैसे कि इस फॉर्मेट के देखो, इन द ईयर 2000 the Indian Prime Minister introduced the concept of GST and set up committee to design GST model of the country 2000 में। बट बाद में क्या हुआ, ये रिजेक्ट हो गया। 2006 में फिर से अनाउंसमेंट आई by Union Finance Minister during budget 2006-7 that GST would be introduced from 1st
अप्रैल 2010 द कॉन्स्टिट्यूशन 122। मतलब कहने का क्या मत ये है कि 122 बार लोगों ने कोशिश करी है जीएसटी को लाने की, लेकिन सारा का सारा फेल हो जाता था। फिर भाई आप जानते ही हो, पेशेंस रखोगे तो आगे सफलता मिलेगी। तो इन्होंने क्या किया, 122 बार ट्राई किया पास कराने की, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता था 2014 तक। बाद में 2016 आया, तो पता चला कि जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन 101st है, मतलब 101st, वो अमेंडमेंट वाज इनेक्टेड। ओके, तो इट्स जीएसटी काउंसिल मीटिंग, और कह रहा है जीएसटी काउंसिल रिकमेंड सीजीएसटी, जीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड कंपेंसेशन बिल 2017 को। क्या हुआ, मार्च 2017 को जीएसटी का क्या किया गया है, अलग अलग, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, भाई आप अगर क्या करते हो, जितना भी टैक्स बनता है उसका 50% सीजीएसटी को जाएगा, 50% एचजीएसटी को जाएगा। ओके, ये था भाई। आगे हम पढ़ेंगे सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड कंपेंसेशन एक्ट पास्ड 2000, अप्रैल 2017 में सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी ये सारा सारा पास्ड हो गया इसका एक्ट। उसके बाद मई 2017 में जीएसटी काउंसिल रिकमेंड की ऑल द रूल्स। भाई जितने भी रूल्स होते हैं उन्हें कौन रिकमेंड करा, भाई काउंसिल रिकमेंड की है, मई 2017। फिर उसके आगे मई के बाद जून आया। देखो सबसे पहले जब जीएसटी एप्लीकेबल हुई थी तो होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल हुई थी एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। बाद में 30 जून को क्या कर दिया गया, 30 जून को अपना जम्मू एंड कश्मीर, देखो the all the state except जम्मू एंड कश्मीर पास्ट ईयर सीजीएसटी। मतलब कहने का क्या है कि इस डेट तक सारा सब कुछ ठीक है, बट आपका जो जम्मू एंड कश्मीर है इसमें अभी पास नहीं हुआ था जीएसटी। फिर उसके बाद जीएसटी लॉन्च हुई 1 जुलाई 2017 को। 8 जुलाई को सी जीएसटी एक्ट पास्ड बाई झारखंड एंड जम्मू एंड कश्मीर में भी आपका 8 जुलाई 2017 को अप्लीकेबल हो गया था। ओके, सीजीएसटी, आईजीएसटी ऑर्डिनरी, मतलब कि ऑडियंस प्रोम्यूलिकेटेड टू एक्सटेंड जीएसटी टू जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर मैंने बताया पहले क्या हुआ, जीएसटी आपकी आई थी तो स्टार्टिंग में धीरे 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 करके आपका होल ऑफ इंडिया तो अप्लीकेबल हो गया था, बट जम्मू एंड कश्मीर में नहीं हुआ था। ओके, बाद में 8 जुलाई 2017 को जम्मू एंड कश्मीर में भी पास करा दिया गया। ओके, अब क्या होता है, होल इंडिया के अंदर जीएसटी अप्लीकेबल होता है। तो ये था आपका जीएसटी का प्रोसेस। भाई सन 2000 में स्टार्ट हुआ, 26 में, भी 24 में, 24 के बाद 16 में, 16 के, नहीं नहीं नहीं, 2000, 2006, 2014, 2016, 2016 के बाद सितंबर में 2017, ये सारे सारे 17 की डेट है। तो अब इन सबको आपको प्रॉपर क्या करना है, मैप के द्वारा अच्छे से याद रखना है चीजों को। कह रहा है सीजीएसटी, जीएसटी इज अ पाथ ब्रेकिंग इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी क्या है, पाथ ब्रेकिंग इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म विच अटेम टू क्रिएट अ कमीशन कमीशन कॉमन नेशनल मार्केट। GST has subsumed multiple indirect taxes like excise duty, service tax, VAT, CGST, luxury tax, entertainment tax, entry tax, etc. VAT and GST are often used interchangeably as the better denotes comprehensive of VAT by the coverage of goods and services. France was the first country to implement VAT CGST। फ्रेंच जो था, फ्रेंच वहां तो फर्स्ट टाइम कंट्री, वो ऐसी कंट्री है जहां पे आपका
इम्प्लीमेंट किया गया था वैट और जीएसटी को इन 1957। प्रेजेंटली मोर देन 160 कंट्रीज वर इम्प्लीमेंटेड वैट जीएसटी इन सम फॉर्म आर द अदर बिकॉज दिस टैक्स हैज द capacity to raise is the most transparent and natural manner. Most of the countries follow unified GST, that is a single tax applicable throughout the country. However, the federal polities like Brazil and Canada, Dubai's GST system is prevalent. Under dual system, GST is lived by both the federal and the state government. India has adopted dual GST model because of its unique federal nature. ओके, तो ये था आपका भाई कैसे कब स्टार्ट हुआ जीएसटी, ये सारा के सारा, और फाइनली कब पास होकर के किस डेट को होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल हुआ, ये सारा। जीएसटी लॉन्च हुई थी 1 जुलाई 2017 को, बट होल ऑफ इंडिया एप्लीकेबल हुआ 8 जुलाई 2017 को, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर छूटा हुआ था। ओके, तो ये था सारा सब कुछ। कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी के बारे में अब हम समझेंगे। व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी क्या होती है भाई, वेरी सिंपल बात है। जीएसटी इज वैल्यू एडेड टैक्स लेविड ऑन सप्लाई दैट इज मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। GST offer comprehensive and continuous chain of tax credit from the producer point to service providers and point up to the retailers and levied consumption levels, thereby taxing only the value added at each state supply chain. Okay, हाँ, तो ये कंसेप्ट है। बर्डन बोर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर, नो कैस्केडिंग इफेक्ट। भाई आपका जो जीएसटी है उसमें वैल्यू एडेड टैक्स पे लगता है टैक्स, कंटिन्यूअस चेन टैक्स क्रेडिट, उसके आगे है भाई सिंपल। बर्डन जो है बोर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर, जो कि हमने ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि फाइनल कंज्यूमर जो होता है वो आपका क्या करता है, बर्डन को बियर करता है। नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, वेरी सिंपल है कि कैस्केडिंग इफेक्ट भी नहीं होता है। ओके, अब ये प्रोसेस है, वे प्रोसेस वेरी सिंपल है। आप समझो मैन्युफैक्चरर जो कि हमने स्टार्टिंग एग्जांपल में समझाया था, सेम टू सेम वही है। देखो मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, कंज्यूमर है। कास्ट कितनी है मैन्युफैक्चरर की, 1,18% से। भाई डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, 18,000 पे कर देगा एज अ जीएसटी। तो अब इसका मैन्युफैक्चरर का कोई इनपुट जीएसटी तो नील होगा, लेकिन जब ये डिस्ट्रीब्यूटर क्या किया, भाई 1 लाख का गुड्स है, अब वो क्या कर रखा है, 18,000 जीएसटी पे कर रखा है, तो उसका इनपुट जीएसटी कितना बनेगा, 18,000 बनेगा। और 1 लाख की ये है, और ये कितने का है, 11,200 का है। ओके, बाद में ये आगे जो फर्दर सेल करता है तो 18% जीएसटी लगा करके कस्टमर से ये कितना जीएसटी रिसीव करता है, 20,016 रुपीज। 18,000 ऑलरेडी पे कर रखा है, तो मतलब जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है उसका इनपुट जीएसटी 18,000 है, आउटपुट जीएसटी उसकी कितनी है, 20,016 रुपीज। और 18,000 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा इसका, भाई 20,016 रुपीज, 20,016 रुपीज है, और इसमें से 18,000 माइनस कर देंगे तो 2,016 रुपीज क्या आ जाएगी, इस डिस्ट्रीब्यूटर को गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, 2,016 रुपीज। और ये इतना अपने पॉकेट में रख लेगा, क्योंकि ये अल्टीमेट कंज्यूमर के बिहाफ पे करके आया है, इसीलिए नहीं समझ में आ रहा होगा। ओके, समझ में आया अभी। अब क्या है, रिटेलर, रिटेलर के पास ये कॉस्ट आ गई, इसने प्रॉफिट ऐड किया, प्रॉफिट ऐड करने के बाद इसे सेल करता है इस रेट से, 18% जीएसटी लगा रहा है। तो देखो अब ये जो होगा, कस्टमर कितना पे करेगा, समझो कितने का बेच रहा है, 1,35,840 का, और उसमें 18% जीएसटी है, तो जीएसटी आ जाएगा 24,451
51.2, 451.2, तो ये कस्टमर से रिसीव करेगा। ये देखो कस्टमर ने क्या किया, कॉस्ट इतना प्रॉफिट ऐड करने के बाद भाई ये 1,35,800 था, 840 में आप 24,451.2 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा, इसकी टोटल कास्ट आ जाएगी। सिंपल है भाई। तो कस्टमर के पास से टोटल जीएसटी कितनी गई है, आप समझो 24,000, कितना गया कस्टमर के पास से, 24,451। तो गवर्नमेंट को कितना पहुंचना चाहिए, 24,451 पहुंचना चाहिए। तो अब देखो ये जो मैन्युफैक्चरर है ये कितना दे चुका है भाई, 18,000 देकर आया है, 18,000 दे दिया है, 24,451 से माइनस कर दो, 24,440, 24,451 में से माइनस कर दो 18,000 को, तो आ जाएगा 6,451। अब ये वाला अमाउंट कौन पे करेगा, ये तो मैन्युफैक्चरर पे कर दिया, 2,000 कौन पे करेगा भाई, इन दोनों का डिफरेंस जो भी आएगा 2,000 ये पे करेगा। भाई देखो इसने क्या किया है, इसने 20,000 16 रुपए रिसीव किया था, तो 18,000 रुपया ऑलरेडी पे करके आया है। तो 20,000 में से 20,000 1600 माइनस 18,000, तो इसको 2,016 है भाई, 2,160 का क्या मिल जाएगा भाई, ये इसकी आउटपुट टैक्स है, तो इसको इतना टैक्स देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को दे देगा। उसके बाद जो रिटेलर है, रिटेलर को कितना देना पड़ेगा, तो 24,451 में से अपना 20,016 माइनस कर देंगे, तो 4,435 रुपीज क्या होगा, रिटेलर गवर्नमेंट को पे करेगा। सपोज ये गवर्नमेंट है, देखो मैन्युफैक्चरर ने कितना पे किया, 18,000 पे किया, डिस्ट्रीब्यूटर कितना पे किया भाई, 2,016 रुपीज पे किया, रिटेलर ने कितना पे किया भाई, 4,435। अब अगर इन सबको ऐड कर दोगे तो आपका जितना कस्टमर के पास से जीएसटी आया था, कितना आया था, 24,451, उतना ही आ जाएगा। तो अब देखो ऐड करो 18,000 प्लस 2,016 रुपीज, उसके बाद रिटेलर के पास कितना भाई, 4,435 रुपए, 4,435 रुपए, 4,435 रुपए ये हो गए। ओके, अब इसमें ऐड कर देते हैं 18,000, तो आपका आ जाएगा जितना, 24,451 आ जाएगा, 18,000 प्लस 6,000, 6,000, 6,000 नहीं होगा, 2,016 रुपीज, 2,016 रुपीज। ये नेक्स्ट है कितना है, 24,000, ऑलरेडी ये 20,000 का क्रेडिट, तो 20,000 16 में से 24,451 माइनस कर देंगे तो 4,435 आएगा, और 2,016 रुपए ये ऐड कर दिए। ओके, ये हो गया, 18,000 रुपया ऐड कर देते हैं, तो आ गया आपका 24,451। ये ऐड कर दो, ये ऐड कर दो, ये सारा का सारा अगर आप ऐड कर दोगे तो यही आएगा, 24,451। मतलब क्या है, गवर्नमेंट को उतना टैक्स जाना चाहिए जितना कंज्यूमर के पॉकेट से टैक्स लगा है। तो बस सिंपल, बर्डन शिफ्ट होते होते क्या हो जाता है, ये किसके पास पहुंच जाता है, गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है। ये देखो जो हमने दिखाया था
ये देखो 18,000 रुपये क्या है, पेड टू गवर्नमेंट जीएसटी 18,000 रुपया, वैल्यू एडिशन 1 लाख इतना 18,000 रुपया हुआ, ये दे करके आएगा। अब उसके बाद इस पर्सन का देखो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट में टैक्स आपने देखा 20,016 रुपए था, इनपुट में 18,000 रुपए, दोनों को माइनस कर दोगे 2016 आ जाएगा। वेरी सिंपल, ठीक है। वैसे ये देखो हमने ये भी निकाला था, ये भी निकाला, ये सारा सब कुछ हमने किया था। ओके, वैल्यू एडिशन अगर वैल्यू एडिशन करना रहेगा तो भी हो जाएगा। ओके, तो वैल्यू एडिशन का मतलब जो आप प्रॉफिट ऐड करते हो वही आप डायरेक्ट प्रॉफिट पे अगर निकाल लो टैक्स रेट के हिसाब से, तो आपको अपने प्रॉफिट से कितना गवर्नमेंट को पे करना है ये समझ में आसानी से आ जाता है। ओके, नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया, नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया, तो इसके आगे हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आप यहीं तक इसको क्या करो, ये एग्जाम्पल को डिटेल्स में समझो, उसके साथ साथ इसकी सारी चीजों जैसे कि बर्डन बोर्न बाय फाइनल कंज्यूमर, नो कैस्केडिंग टैक्सेस, कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स, ये सारा सब कुछ अ, आपको क्या करना है, रीड करना है अच्छे से। रीड करने ये प्रोसेस कैसे जीएसटी आया, भाई इसका पूरा हर एक प्रॉपर्टी को अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, सारा सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके आगे नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे।